जी। आ, जिसके पास वो पॉलिसी पेपर नहीं है, तो मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि वो अपलोड हो जाए। अभी कुछ साथी और जुड़ जाएं तो फिर मैं इसमें डाल दूंगा, तो वो देख सकते हैं। और बाकी अगर किसी को पढ़ना है तो उसका एक तरीका ये है कि नहीं नहीं, आप सैलिएंट फीचर बता दीजिए, हाँ वो हाँ बाद में हाँ, पढ़ लेंगे हम लोग सब। जी जी, मैं ओपन करता हूँ। ये जो नेशनल कोऑपरेटिव एक्ट 23 जुलाई 2025 पॉलिसी जो लाई गई थी, 23 जुलाई 2025 को लाई गई थी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में आ, जो थे वो कई सारे वरिष्ठ लोग थे। और सुरेश प्रभु जो थे इसका वो कर रहे थे, अच्छा अच्छा। ड्राफ्टिंग कमेटी में थे सुरेश प्रभु। तो इसमें हेलो, हेलो। हाँ, अब आई आवाज आपकी। हाँ, एक फोन कॉल आ गया था, इस वजह से मैं मुझे म्यूट करना पड़ा। देखिए, मैं कोई बात नहीं। पॉइंट 1 2 3 4 के पैटर्न में बताता हूँ। जी, शॉर्ट में ये बताओ। सहकारितावाद सहकारितावाद को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। सामूहिक भागीदारी, सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण, साझा लाभों पर आधारित एक सामाजिक आर्थिक प्रणाली जहां व्यक्ति स्वेच्छा से आपसी सहयोग और आर्थिक विकास के लिए एकजुट होकर सहकारी समितियां बनाते हैं। यह सहक्रियात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें समता, समावेशिता, सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों को वकालत करते हुए दक्षता, नवाचार और बाजार की गतिशीलता का लाभ मिलता है। अब ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत सारे शब्दों का अर्थ आप लोग, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने भेजा हुआ है, या जिसको नहीं मिला है उसको उपलब्ध कराऊंगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। यह संलयन, फ्यूजन वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के लिए मजबूत विकल्प देता है। यह एक ऐसा मॉडल है, मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। यह एक ऐसा मॉडल है जो आर्थिक विकास और सामूहिक कल्याण दोनों को प्राथमिकता देता है। भारत में दुनिया की 1/4 से भी अधिक सहकारी समितियां हैं। भारत में लगभग 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें 2 लाख के करीब क्रेडिट से संबंधित हैं, मतलब जो लोन देती हैं और ये सब। और बाकी जो हैं
वो कृषि और अन्य विषयों से संबंधित है। तो लगभग एक तिहाई ग्रामीण जनता सीधे तौर पर अपनी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के लिए इन समितियों से जुड़ी हुई है। भारत का सहकारिता आंदोलन 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। ये सन 1918 से शुरू हुआ था और पहले क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई थी। और फिर इसके बाद उस समय साहूकारों का बड़ा उत्पीड़न था, अ, सूदखोर साहूकार। तो उनसे बचने के लिए बनाई गई थी और फिर ये हुआ। देश के अर्थतंत्र के विकास हेतु सहकारी आंदोलन को मजबूती देने हेतु घर घर पहुंचाने के लिए ये सहकारिता मंत्रालय 2021 में बनाया गया था। और जिसके अभी मिनिस्टर, अ, जो गृह मंत्री हैं वो मिनिस्टर हैं इसके। अ, कई सारी चीजें पिछले 30 साल में हुई हैं। एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जिसमें सड़क है, दूरसंचार है, बिजली है, शौचालय है, ये जो सुविधाएं खड़ी हुई हैं, इससे हमारा जो है एक आर्थिक विकास का जो ढांचा बना है, उसको ध्यान में रख के ये राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 बनाई जा रही है। और इसका उद्देश्य ये है कि हमारी भारत की जीडीपी जो है उसको बढ़ाई जा सके, और इसको जो है वो समाज केंद्रित तरीके से चलाया जा सके, इस पूरे विकास के मॉडल को। यह नीति मानती है कि सरकारी संस्थाएं आर्थिक विकास का एक प्रभावशाली साधन है, जो अपने सहयोग और समुदाय की भावना, लाभ के समान वितरण, लोकतांत्रिक तरीके से काम करने जैसी विशेषताओं के साथ होती हैं। और साथ ही साथ नीति राष्ट्रीय फेडरेशनों और यूनियनों को भूमिका को भी अहम बनाती है। तो आ, इसको लेकर सितंबर में इसका मसौदा तैयार हुआ था, सितंबर 2022 में। और सितंबर 2022 में मसौदा तैयार होने के बाद आ, सितंबर 2022 में मसौदा तैयार होने के बाद फिर इसमें जो है एक 48 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। और कमेटी जो है वो सुरेश प्रभु जी को आ, कि सुरेश प्रभु जी को इसमें एक आ, वो किया गया, उसका चेयरमैन बनाया गया। और फिर फेडरेशन और बहुत सारी चीजें बना के और फिर इस पे काम शुरू हुआ। तो इस तरीके से इन्होंने 17 बैठकें की, 4 कार्यशालाएं की, और उस पे जो सुझाव प्राप्त हुए उसके आधार पर ही नीति मसौदा तैयार की गई। तो इसमें 30 करोड़ के करीब जो लोग जुड़े हुए हैं सहकारी क्षेत्र में, उनको लेकर के, और साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं, जो पिछली 2002 में जारी की गई थी सहकारी नीति, उसके कमियों को हटाते हुए, और ये जो अभी 2002 से और 2025 के बीच जो वैश्विक परिवर्तन हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस नीति को बनाया गया है, और बना करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अभी ये जो पूरा विषय है, इसमें सरकार ने जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है उसी पर अब राज्य सरकारें भी अपने अपने यहाँ पर नियमावली और पॉलिसीज को फ्रेम करेंगी। और ये जो पुरानी पॉलिसीज हैं, पुराने रूल्स हैं, उस पे कुछ संशोधन और सुधार के साथ ये सारी चीजें लागू की जाएंगी। तो इसमें कुछ चीजें हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारे पेज हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, सबके पास मैंने भेजा भी था, आप एक बार नहीं, देख आप लो। समरी समरी मेन पॉइंट पढ़ दो, बहुत हाँ, लंबा है ये। जी जी। तो इसमें ब्रिगेडियर साहब ये है कि पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने की उपविधियां शामिल हैं।
पैक्स जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज होती हैं, जो अभी केवल कृषि संबंधित विषयों पर डील कर रही थी, तो उनको अब कई सारी चीजों से जोड़ दिया जाएगा। और फिर इसके बाद अ, ये श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च करने का प्लान है। श्वेत क्रांति मतलब दूध के क्षेत्र में कैसे हम, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं ना कि कोऑपरेटिव बेस्ड डेयरी फार्मिंग, कोऑपरेटिव आधारित गौपालन, तो उसी को इसमें जोड़ने का है। फिर इसके बाद जेएम पोर्टल पर सहकारी समितियों को खरीदार के रूप में शामिल करना है। और विकेंद्रीकरण कृत अन्न भंडारण योजना, ये जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, तो उसको पैक्स के माध्यम से चलाने का है। और सहकारिता से सहकार में क्या है, निर्यात, ऑर्गेनिक उत्पादों और बीजों के क्षेत्रों में 3 राष्ट्रीय स्तर की बहु राज्य सहकारी समितियां बनाई गई हैं। उनका नाम मैं आगे बताऊंगा, आगे के पेज में दिया हुआ है। और साथ ही साथ बैंक मित्र, इसमें ये लिखा है, सहकारिता से सहकार अभियान को राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों के बैंक मित्र के रूप में शामिल करना। मतलब जो पैक्स होंगी, उनको जो डीसीसीबीज हैं जिन पे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसमें उनके बैंक मित्र के तौर पे शामिल किया जाएगा। और समिति के सदस्यों को रुपए केसीसी, मतलब रुपए का जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसका वितरण किया जाएगा। तो ये कुछ उन्होंने सिस्टम तैयार किया है फंड को जोड़ने का पैक्स से। पैक्स में किसानों को किस तरह से पैसा मिलेगा, इस तरह से उसका वो लाभ उठा सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं, ये है। फिर इसके बाद सहकारी समितियों के लिए आयकर अधिनियम में बदलाव, मतलब ये 2002 का जो नियमावली थे और उससे जो 2025 की जो पॉलिसी है, उसमें जो बदलाव हुए हैं उसके मैं कुछ बिंदु बता रहा हूं। 1 करोड़ से 10 करोड़ की आय वाली समितियों पे सरचार्ज जो 12% लगता था, उसको घटा के 7% किया गया है। फिर इसके बाद एमएटी की दर को, मैट होता है कुछ, उसकी दर को 18.5 से घटाकर 15% किया गया है। तीसरा है, सहकारी समितियों के स्रोत पर टैक्स कटौती किए बिना उसकी नगद निकासी की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। मतलब अब नगद निकासी जो है वो 3 करोड़ तक की जा सकेगी। सहकारी बैंकों को व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों के दूर करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय, ये बैंकों का हमारा विषय नहीं है, बैंकों पे अभी हमने कुछ नहीं करना। इसके बाद चीनी मिलों के लिए कुछ इन्होंने बताया है। और केंद्रीय पंजीकरण कार्यालय पे कुछ उन्होंने बताया है, जिसमें कि बहु राज्य सरकारी संशोधन, सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023, जिसको आपको भेजा गया है, जिसके तहत ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई जाएगी, उस पर सरकार ने ये काम किया है। फिर इसके बाद है एनसीडीसी द्वारा पैक्स स्तर पर एफपीओस का गठन। तो एनसीडीसी जो है आ, ये एफपीओस बनाएगा और एफ एफपीओ भी बनाएगा, एफपीओ भी बनाएगा। तो अब ये 2 विषय हैं इसमें जो उन्होंने बताए हैं। फिर इसके बाद बाकी जो सरकारी भाषा है उस पर मैं जाऊंगा नहीं, महत्वपूर्ण बिंदु बस पढ़ता जा रहा हूं। एक है सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना। युवाओं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी युवाओं को सहकारी उद्यमों में दीर्घकालिक करियर उत्पादने के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना।
मानकीकृत उच्च कोटि सहकार केंद्रीय पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करना, सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास और कौशल बढ़ाने वाले इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। ठीक है, ये क्षेत्र ऐसा है जो हमारे उसमें शामिल होगा। जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उसमें कौशल विकास भी एक विषय रखा जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो मार्केटिंग और ट्रेनिंग पे रहेगा। तो मार्केटिंग के लिए सारे विषय और ट्रेनिंग में कौशल विकास भी एक रहेगा। फिर इसके बाद है सहकारी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अंशकालिक विषय विशेषज्ञ, पार्ट टाइम जो एक्सपर्ट होता है उनकी भी उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, क्योंकि उनको फुल टाइम पे रखना बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो अंशकालिक विषय विशेषज्ञों को जोड़ करके और सहकारी समितियों को आज के समय के अनुसार ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से पाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे अंशकालिक विशेषज्ञ हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के विषयों को जोड़ करके और उनके अनुभवों को और लाभ हुए इसको चलाया जा सकता है। तो उसको लेने का एक व्यवस्था दिया गया है। फिर इसके बाद है अ, सहकारी उद्देश्य और रणनीतियां। ये तो खैर कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का। आर्थिक संसाधनों की तरह सुगम किफायती वित्त और समान व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देना। तो किस तरह से बैंक से लोन मिलेगा, कैसे उसका वो होगा, इसका इसमें ब्यौरा दिया हुआ है। इसमें सीएससी का भी बताया गया है। और कॉमन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जैसे कोऑपरेटिव होती हैं तो वो अपने स्तर पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकती, तो उसमें कई सारे लोग कोऑपरेटिव बना करके ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे उपलब्ध करा सकते हैं और वो कॉमन तरीके से सामूहिक तरीके से किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, उसका भी एक इन्होंने वो दिया हुआ है। फिर यूसीबीस को सशक्त करने के लिए एक अम्ब्रेला संगठन बनाया जाएगा। तो ये है। फिर इसमें ये भी है कि सहकारी समितियों के लिए आदर्श विस्तृत परियोजना रिपोर्टें, डीपीआरस जिन्हें बोलते हैं, डीपीआरस और बैंकिंग योग्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की मदद करने के लिए एनसीडीसी और नाबार्ड और इसी प्रकार के अन्य सहायता संस्थानों को प्रोत्साहित करना। मतलब जो डीपीआर बनेगी, प्रोजेक्ट प्लान्स बनेंगे, तो उसमें नाबार्ड और एनसीडीसी की मदद लेकर इनको और बेहतर बनाया जा सकता है। फिर है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यकलापों और दायरे का विस्तार करना और कम से कम दरों पर पूंजी की व्यवस्था करने के लिए सक्षम बनाना। तो एनसीडीसी का ये एक एरिया है, उसमें वो ये एक संस्था है सरकार की, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल नाम है, सहकारिता को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। और इसी तरह से नाबार्ड जो है वो कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों को ऋण और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कार्य करता है, जिस पर कल चर्चा हुई थी। तो ये दो विषय हैं उससे। फिर इसके बाद ये इन्होंने टेक्नोलॉजी वाला बताया है कि किस तरह से कोल्ड स्टोरेज जो है, कोल्ड स्टोरेज में जैविक उत्पादन प्रमाणन, गैर खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाएं, मृदा परीक्षण सुविधाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं और भंडार गृहों के शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के लिए शीतागार, शीतागार मतलब कोल्ड स्टोरेज की प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक, मतलब उनको ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि लॉजिस्टिक के लिए जो कंटेनर लगते हैं वो एसी कंटेनर होते हैं और काफी महंगे आते हैं। तो
वो, और फिर इसके बाद बीज की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए साझा सेवा प्रदान करने हेतु पंचायत स्तर पर भौतिक अवसंरचना साझा करना। मतलब कि पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज और ये जो लॉजिस्टिक है सप्लाई चेन के लिए, और साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये सिस्टम जो बने, इसमें भी जो है उसमें ये पैक्स और जो कोऑपरेटिव समितियां हैं वो अपनी हिस्सेदारी कर पाएंगी, सहयोग उसमें कर पाएंगी। तो अब इसमें इसको पढ़ने से लगता है कि अब जो स्टोरेज लेवल पे बड़े स्तर पर उद्यमी या दूसरी कंपनियां उतरेंगी और वो स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज बनाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो आंकड़ा बोलता है कि हमारे यहाँ का जो फूड वेस्टेज है वो करीबन 40% है। मतलब 100 किलो में से 40 किलो वेस्ट हो जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए ये जो है ये योजना है। फिर इसके बाद प्रौद्योगिकी को आने वाली उच्च लागत को कम करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन आदि का पर काम करना। सहकारिता को भावना को बढ़ावा देने और उसका अनुकरण करने के लिए परिसंघों को बनाना, और किसान क्रेडिट कार्ड सहित बैंकिंग सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी। फिर बहुत सारे इसमें विषय हैं। और जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं और आईपीआर होते हैं उनका भी जिक्र किया गया है। फिर भारत नामक एक अम्ब्रेला ब्रांड बनाया गया है ब्रांडिंग करने के लिए, जिसमें कि जैविक कृषि और डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग की जा सकेगी। और सहकारी समितियों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न मेले और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे उनके ब्रांड का प्रदर्शन होगा और बाजार तक पहुंच बढ़ेगी। फिर इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सहित बहुआयामी विस्तार को बढ़ावा देना। तो जो बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, तो उस तक पहुंचाने के लिए क्या क्या, जो गवर्नमेंट की ओडी ओपी स्कीम है, एक जिला एक उत्पाद, उससे इसको जोड़ना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ओडी ओपी से सभी जो हमारे राज्य के लोग हैं, तो वो ओडीओपी में उनके जिले में कौन से ओडीओपी के तहत चीजें हैं जिनका जिन पे काम हो रहा है, जिन पे उत्पादन हो रहा है, उनको समझना होगा, जानना होगा, और उनको हम किस तरह से बना सकते हैं उस पे चिंतन करना होगा, क्योंकि उससे सरकार की तरफ से कुछ सहायता दी जाती है। तो ओडीओपी पे काम किया जा सकता है। डेयरी विकास और ये जो श्वेत क्रांति 2.0, मतलब सहकारी समितियों के माध्यम से ये श्वेत क्रांति लाने के लिए ये एक प्रयास हो रहा है। और जो सहकारी समितियां हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करेंगी। तो सहकारिता आधारित डेयरी उद्योग लगाए जाएंगे, उसको लेकर इन्होंने लिखा हुआ है इसमें। मछली पालन के लिए भी लिखा है, और ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए भी लिखा है। फिर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए भी लिखा हुआ है। फिर इसके बाद है प्राथमिक सहकारी समितियों के किसान सदस्यों के माध्यम से मिलेट्स उत्पादन। जो हम लोगों का मिलेट्स पे चर्चा हुई और मिलेट्स पे हम लोगों ने कुछ साथी काम कर रहे हैं, तो वो मिलेट्स को प्रोत्साहित करना और खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए जो नेफेड और एनसीसीएफ जैसे राष्ट्रीय संसाधनों को इसके खरीद के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब नेफेड और एनसीसीएफ जैसे जो संस्थाएं हैं उनको कोऑपरेटिव इनके मार्केटिंग के लिए और उनको लेने के लिए अप्रोच कर सकती है। आ, कृषि पद्धति में बदलाव के लिए भी काम किया जाएगा। जैसे अभी हमारी क्रॉप पैटर्न है भारत की, तो कई जगह पे वो बदलाव की आवश्यकता है। जैसे दलहन तिलहन पे सरकार का फोकस ज्यादा है, क्योंकि इससे जो है ना सरकार को मतलब उसका इम्पोर्ट काफी ज्यादा हो रहा है इन सब चीजों का।
तो इस पे कैसे काम हो, कैसे आयात पर निर्भरता घटाई जाए। तो इसके लिए ये जो नेफेड और एनसीसीएफ जैसी संस्थाएं हैं, वो इनके माध्यम से काम करना चाह रही हैं। फिर कच्चे तेल को कैसे आयात कम से कम किया जाए, इसके लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम चालू किया गया था। एथेनॉल जो है वो मिलाया जाए। तो चीनी चीनी समितियां जो होती हैं, जो चीनी बनाती हैं, उनको इथेनॉल आ, वो इथेनॉल का उत्पादन करती हैं। तो ये सारे विषय हैं। फिर कई सारे और बिंदु हैं इसमें दिए हुए। कोऑपरेटिव बैंक्स का है 20वां पेज। और फिर इसके बाद समावेशिता को बढ़ाने के लिए बात की गई है। डेटा सेंटर और डेटा किस तरह से सही यूटिलाइज किया जाए। और हाँ, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। जन आंदोलन के रूप में सहकारी समितियां। तो सहकारी सहकारिता आंदोलन को सरकार एक जन आंदोलन के तौर पे भी बढ़ाना चाह रही है। तो उसके लिए कुछ उन्होंने रणनीतियां बनाई हैं, जिनमें से है कि जो स्कूल के पाठ्यक्रम है उसमें सहकारिता को एक विषय के रूप में शामिल करना। युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं और जोर वर्गों को सहकारी समितियों के लाभ से अवगत कराने और जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय परिसंघों और संघों की अग्रणी भूमिका बढ़ाने के लिए प्रयास करना। और सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल पर लोगों का विश्वास बढ़ाना। सहकारिता आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने के लिए युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं, कमजोर वर्गों को सामूहिक जागरूकता देना। गरीब व सीमांत वर्गों के किसानों के उत्थान में सहकारी समितियों की भूमिका को प्रकाश डालने वाली सक्सेस स्टोरीज का प्रदर्शन करना। मतलब जो गरीब और सीमांत किसान हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग 1 एकड़ से कम है, 1 एकड़ है, तो ऐसे किसानों को कैसे सहकारिता के माध्यम से उनकी आय बढ़ाई जा सकती है, सफल बनाया जा सकता है, उसके लिए प्रचार प्रसार। सक्सेस स्टोरीज का प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों और समितियों की मौजूदा सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य माध्यमों का उपयोग करना। सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करना। फिर इसके बाद है आ, नए क्षेत्रों में विस्तार। तो कॉमन सेवा केंद्र जो होते हैं, सीएससी बोलते हैं जिनको। और ये जो अजित केंद्र है, गोलम है, तो इसको टैक्स की माध्यम से अब संचालित करने का, उसके बहुत देश कार्यक्रम में जोड़ने का सरकार को है। इसमें एलपीजी और गैस और डीजल और रिटेल आउटलेट, इस सब भी काम सकते हैं। तो पैक्स जो है इन पे भी अब काम कर सकते हैं, जन औषधि केंद्र बना सकते हैं, सीएससी बना सकते हैं, गोदाम बना सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं। फिर इसी तरह से कई सारे और विषय हैं, जैसे कि कस्टम बंधन है, स्वास्थ्य रक्षा है, जल बीमा है, नवीनी है, बीमा है, परिवहन है, गैस, मोबाइल स्टेशन है और इरिगेटर, इन सब काम किया जा सकता है माध्यम से। फिर इसके बाद जैसे सरकार के एग्री कैब एग्री सहयोग भारत तय करके लॉन्च है। तो फिर टेक्नोलॉजी का में बता टेक्नोलॉजी में वो करेंगे। फिर कृषि क्रेडिट समितियों के माध्यम से जैविक कृषि, प्रति कृषि बंजर को उपजाऊ कार्बन देगा। डेयरी
मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आई है, एक बार हेलो। बीच में चली गई थी। आ रही है, आ रही है। बोलिए अभिषेक जी। अभिषेक जी की आवाज फिर चली गई। आ, आवाज आ रही है? हेलो। कभी आती है, कभी चली जाती है, बोलिए। रुकिए, मैं और नेटवर्क। आवाज आ रही है मेरी? अब आई है। जी जी। तो प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से गांवों में बायोगैस उत्पादन को प्रोत्साहित करना। तो अभी क्या है कि ये डेयरी आधारित बहुत सारी प्राथमिक सोसाइटियां बनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी अभी बनाई गई, हर ब्लॉक में 20-20, 15-15 बनाई गई। तो उसके माध्यम से बायोगैस को किस तरह से प्रचारित किया जाए, कैसे उसको, उसकी उपयोगिता बढ़ाई जाए, इस पे काम करने का इनका वो है। फिर कई सारी और विषय हैं जिसमें आ, वो दिया गया है। एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और हम्म, मैं इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं बहुत अच्छा दूसरे पढ़ मोबाइल दिया में पढ़। आपने। तो अच्छा है। हाँ, बस अब केंद्र अब अब राज्य समन्वय, ये एक और बिंदु है जिसको मैं पढ़ के इसको खत्म करूंगा। इसमें केंद्र राज्य समन्वय का भी एक विषय है। केंद्र राज्य समन्वय कार्यान्वयन, समस्याओं का समाधान, अवधि निगरानी, समीक्षा आदि के लिए सहकारिता सहकारिता सचिव की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इससे भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, सचिवों और सभी सचिवों को जोड़ करके नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, आ, आ, ये एनडीडीबी, एनएफडीबी और एनसीसीटी और कई सारी और निदेशकों को जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक लंबा चौड़ा एक कहानी बनाया हुआ है, और उसी पर ये जो है ये काम होगा। 2002 से जो 2025 में ये नीति में बदलाव किए गए, तो वो कुछ इस तरह से थे जो मैंने पढ़ के बताए। अब ये डॉक्यूमेंट मैंने कोऑपरेटिव के जो भी हमारे ग्रुप्स हैं उसमें डाला हुआ है। जन अभियान नेतृत्वशाला के ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ। और बाकी अगर उस उन ग्रुपों में भी कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो जहाँ कहेगा वहाँ पे इसमें मैं अपलोड कर दूंगा अभी चैट में, तो वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतना ही मुझे कहना था। अब सभी लोगों के जो भी विचार हैं या प्रश्न हैं वो हम लोग ले लेते हैं और उस पर चर्चा कर ली जाए। ब्रिगेडियर साहब, आप शुरू करिए। जी, मैं थोड़ा सा, आपने सीरियस चीजें बता दी, लाइट की तरफ जाता हूँ। हम्म। अभी आप सदस्य आप चाह रहे हैं, क्योंकि हमने कृषि पे, पशुपालन पे, किसान कल्याण पे, ग्रामीण विकास पे काम करना है। तो आपने मांगा था कि अभी हम जो दो स्टेट की मल्टी स्टेट बना रहे हैं, मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज, तो उसमें हम 3-4 विषयों को ध्यान रख के नाम सजेस्ट कर रहा हूँ। इनमें नाम कृषि सहकारिता संस्थान, पशु पशुपालन सहकारिता संस्थान, किसान कल्याण सहकारिता संस्थान, ग्रामीण विकास सहकारिता संस्थान, सहकारिता कृषि विकास संस्थान। और मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए पढ़ता हूँ। उत्तर प्रदेश सहकारिता विकास संस्थान, यूपी सहकारिता कृषि विकास संस्थान, गंगा जमुना सहकारिता संस्थान, लोढ़ी सहकारिता संस्थान। लोढ़ी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है, मुख्य वो है। भूमि सहकारिता संस्थान महाराष्ट्र के लिए,
महाराष्ट्र सहकारी विकास संस्थान, केवल महा सहकारी कृषि विकास संस्थान, मराठा सहकारी संस्थान, गोदावरी सहकारी संस्थान और वसुंधरा सहकारी संस्थान, इस तरह के नाम आप जो करना चाह रहे हैं उसमें जोड़ सकते हैं। दूसरा, ये जो विषय आपने बहुत सारे बता दिए, पर जिस पे हमारा ज्यादा ध्यान है वो कृषि है। सहकारी कृषि समितियां हो, सहकारी सिंचाई समितियां हो, सहकारी कृषि उत्पादन समितियां हो, और पशुपालन में सहकारी पशुपालन समिति, सहकारी दूध उत्पादन समिति, सहकारी पशु स्वास्थ्य समिति, किसान कल्याण में सहकारी किसान कल्याण समिति, सहकारी कृषि बीमा समिति, सहकारी किसान प्रशिक्षण समिति, ये कुछ नए भी हो सकते हैं। और इसके बाद जो आपने बहुत डिटेल में बता दिया, तो कुछ राष्ट्रीय सहकारी नीति जो आपने 25 की जिक्र करी, उसका उद्देश्य आपने बता दिया, लक्ष्य 2034 तक सहकारिता का फल ज्यादा बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ानी है। 6 मुख्य बिंदु है आपने इसमें जिक्र कर दिया। नींव को मजबूत करना चाहते हैं वो, सहकारिता से जीवन तक चाहते लाना चाहते हैं, भविष्य के लिए संस्थानों को तैयार करना है, समावेशिता है, विस्तार है, और इन क्षेत्रों का युवा पीढ़ी और आपने बताया महिलाओं को ज्यादा जोड़ना है। नए क्षेत्र में इन्होंने 3-4 चीजें ली हैं जो शायद हमसे ज्यादा संबंधित नहीं है। पर्यटन लिया है, टैक्सी सेवा ली है लार्ज स्केल पे, बीमा लिया है, और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्र है वो हमारे लिए संबंधित है। ग्रीन ग्रीन एनर्जी जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सहकारी टैक्सी आप जानते ही हैं कि आजकल टैक्सी का भी सहकारीकरण हो गया है। ये थोड़ा सा संक्षेप में कहा है, अब बाकी लोग बताएं। जी। तो ये जो नाम आपने लिखे हैं, जो आपने सोचे हैं, ये जी नाम मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। हाँ, ठीक। दोनों के मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। तो ये व्हाट्सअप करने से क्या होगा ना कि ये सभी को भेजे जाएंगे और सभी लोग जो है। हाँ, भेज देना आप। ये तो मेरी तरफ से, जी। बाकी और भी बहुत से नाम आएंगे। जी। भाई कमलानंद जी, आदरणीय भाई कमलानंद जी। जी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। अभी कुछ नेटवर्क का डिस्टरबेंस है, इसलिए आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अन्य साथी अजय महोट जी, अनिल कुमार जी। हाँ, भाई कमलानंद जी। देवदत्त गंगवार जी, गोपाल प्रसाद जी, गुड्डू सिंह जी, जीवेश पांडे जी, मदन लाल जी, सुमेर सिंह जी, विनोद सियाग जी, दिलीप अग्नोत्री जी। हेलो। कोई भी जो ये पॉलिसी है इस पे कुछ अगर विचार है तो आप रख सकते हैं। जी, बोलिए गोपाल जी। आ, वो जाति गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और जो वो संशोधन करना चाह रही है, जो ड्राफ्ट है, जो हम लोग कर रहे हैं नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, वो सारा चीज तो मैं सुन चुका हूँ, समझ चुका हूँ। लेकिन अब जो जिज्ञासात्मक जो विचार जो दिमाग में आते हैं, वो ये है कि अभी तक हम लोग किस स्टेज पर हैं। यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव में कितने मेंबर्स बन गए, स्टेट कोऑपरेटिव में कितने मेंबर्स बन गए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने मेंबर बन गए, यानी जो करंट स्टेटस है इस तीनों स्ट्रक्चर का। तो एक तो विषय ये है जानने का। तो उसका जी। कोई फॉर्मेट बना है क्या, उसका कोई डाटाबेस बना है क्या, वो प्रकाश में लाया गया है क्या कि हाँ ये करंट स्टेटस है। और दूसरा, अभी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है
वो कब प्रोसेस शुरू होगा और कब उसका डेडलाइन है, और सदस्यों को जो जोड़ने वाली प्रक्रिया है। आप शायद बोल रहे थे कि वो नेशनल कोऑपरेटिव में जो है वो पूरा पूरा हो गया है सदस्य, कुछ इस तरह की बात कर रहे थे। तो एक तो हमारा इसके संबंध में जानने की जिज्ञासा है। दूसरा ये है कि ये जो आपने ड्राफ्ट जो सुनाया है, तो इस ड्राफ्ट के मद्देनजर हम लोगों का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से शुरू होता है। ये सब जो फ्रेम है, ये तो हम लोगों के जो बाइलॉज बनेगा, तो स्वाभाविक है उस बाइलॉज में ये सारा पॉइंट्स जोड़ा जाएगा। वो हम लोगों का भी, वो सारा नेशनल का भी, स्टेट का भी पॉलिसी का वो सारा मैटर ऑटोमेटिकली बनेगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है, तो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करना है। तो ये बात है। तो कुल मिला के ये है कि फ्यूचर प्लान के मद्देनजर हम लोग अभी वर्तमान में कहाँ हैं, और किस किस स्टेज में हम कहाँ कैसे हमारी प्लानिंग है, इसको चॉक आउट करके उसका एक जो ब्लूप्रिंट है, तो वो ब्लूप्रिंट कहिए, करंट स्टेटस कहिए, वो हमारे जानने की जिज्ञासा है। और हम लोग किस किस जी, प्रोडक्ट, किस समझ गया उत्पाद समझ पर गया। अपना मैं फोकस करें। थोड़ा सा बता देता हूँ क्यों। एक मिनट एक देखिए। मिनट एक मिनट, जी मुझे जी। जरा एक हाँ मिनट मिल सकता है? जो मुझे जाना है, मैं जी बहुत जी। देर से शांति से सबूरी से सुन रहा हूँ। सबूरी शांति, जी वाह 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 वाह। जी एक जी तो गोपाल भाई। भाई का बहुत, सुना आ रहा है ना? एक तो जी जी, गोपाल आ भाई रहा का है बहुत आ बहुत रहा है। अभिनंदन। गोपाल भाई ने वही काम कर दिया जो मैं करता हूँ, यानी फूकना और टोकना और जस्ट एक्शन। बहुत बढ़िया। मेरे दो पॉइंट्स है केवल। पहला पॉइंट है, आपने जो पेपर ऊपर पढ़ के सुना ना, इतना लंबा कोऑपरेटिव का ढांचा वाचा, तो अगर आप पिछले 70 साल के देखे तो एक से एक बढ़िया 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 आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। प्लानिंग कमीशन में, विभाग में, एजी के बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्यूमेंट है। हुआ कुछ नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि कोऑपरेटिव का जो पेपर है, इसमें जरा गोपाल भाई को चाहे तो 1,000 रुपया दीजिए एक सवाल करने के लिए कि क्या ये कोऑपरेटिव का पहली बार इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट निकला है, या पहले भी 50 सालों में बार 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 कोऑपरेटिव पे जोर दिया गया और निकला क्या? तो बोले, बहुत बड़े लोग बोलते घंटा निकला, बहुत करोड़ों का घपला हो गया। हमारा कुमावत चिल्ला रहा है वहां वाला, वो जो अपना राजस्थान का है, कि भैया कर कोऑपरेटिव कितना पैसा डुबा दिया, खा लिया। तो मेरा पहला अनुरोध ये होगा कि ये आप डॉक्यूमेंट से मत जाइए, ये बढ़िया बढ़िया लिखने वाले, क्योंकि मैं भी प्लानिंग कमीशन में 1.5 साल रह चुका हूँ और मैंने देखा है कि वो कैसे कैसे बढ़िया डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये भी कोऑपरेटिव का कोई मतलब नहीं है, ये तो समय नापेगा अपने ही मापदंड पे। तो मेरा पहला अनुरोध ये है कि इसमें अपना प्लान बनाइए। और ये राजा राम जी सामने एक बार मेरी बात हुई थी शुरुआत में, तो जहां तक मुझे याद है, राजा राम जी को मैंने एक सवाल पूछा था, राजा राम जी आपका इतना नाम है, ब्रिगेडियर ये है वो है वो है, आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है? तो बोले 5%। तो वो मैं देख रहा था तो मुझे लगा मेरा खुद का भी 5% पे चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत चिंतित हूँ कि यार 5% का 20% क्यों नहीं हो रहा है। कई कारण है, तो मैं तो दोषी हुई। लेकिन मेरा ये जरूर अनुरोध होगा कि नए 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 नाम देना, ये देना सब करने के बजाय, अगर हम एग्जैक्टली अभी वर्तमान में जितनी भी संस्थाएं हैं कोऑपरेटिव की, बहुत सारी है, बैंकों में भी है, मार्केटिंग में भी है, फर्टिलाइजर में भी है, और वो करोड़ रुपया देते हैं सहकारी संस्थाओं को, और भारत सरकार के आरएसएस के जो बड़े बड़े संगठन बने हुए सब खर्चे पर चलते हैं सहकारिता के नाम पर। तो मेरा केवल वर्ड ऑफ कॉशन, पहला पॉइंट, आरटीआई से जरा सा एक जरूर पूछवा ले कि पहले भी कोऑपरेटिव के बहुत सारे आदेश समय समय पे निकले हैं, वो कितना पालन हुए और क्या उनका पाठ रहा है, एडी वेडी, और कितने घपले हुए बैंकों में, फर्टिलाइजर में, क्रेडिट में। महाराष्ट्र की शुगर फैक्ट्रीज में तो इतने घपले हुए कोऑपरेटिव के नाम पर कि बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये जो इन्होंने बोला हमारा नयापन क्या होगा और कैसे होगा और प्रिकॉशन क्या होगा, ये गोपाल भाई ने बहुत अच्छे पॉइंट दिए, इसलिए गोपाल भाई का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा आपने प्रिकॉशन दे दिया है, जिसका नाम है फूकनी, टोकनी और जस्ट एक्शन। तीसरा और लास्ट पॉइंट, मेरा तो ये अनुरोध होगा कि आप इसमें चर्चा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। राजा राम साहब ने बड़ा मेहनत कर करके इतने बड़े बड़े वो दिए है, संगठन क्या नाम हो कैसा हो। मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप ग्राम स्तर से पंचायतों के साथ, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक स्तर पे स्थानीय लोगों के साथ कोऑपरेटिव के माध्यम से काम शुरू करवा दीजिए। चाहे लोनिंग का हो, अपवाद का हो, अभिनंदन का हो, माँ बाप का हो, एक्सपोर्ट का हो, विकल्प का हो, गाय का हो। तो क्या है, इसमें शुरू हो जाएगा ना,
तो ये अपन अभी जो प्लान बना रहे हैं लंबा लंबा, ये प्लानिंग कमीशन बनाता रहा है जिसमें मैं रह चुका हूँ। तो मेरा अनुरोध ये है, बिजनेस प्लान देखिए और गांव से लेकर ब्लॉक तक को फिर अटेंशन दीजिए, और उसमें जो पुराने कोऑपरेटिव की मंशा है बहुत बड़ा बड़ा है। मुझे यहाँ पर बात आ रही है नृपेंद्र मिश्रा जी, ये कोऑपरेटिव के सेक्रेटरी, बड़े बड़े वहाँ गोडाउन बना रहे थे, बड़ा बड़ा, कहाँ से जमीन, कहाँ से पैसा, कहाँ से क्या हुआ, ये बात होगी 35 साल पहले की। और सारे के सारे कोऑपरेटिव के गोडाउन बाद में बंद हो गए। कोऑपरेटिव में कोल्ड स्टोरेज बने, बम्बई में बना, यूपी में बना, सारे बंद पड़े हैं। हमारा कोऑपरेटिव के टेक्सटाइल मिल थी, मैं भी एक का चेयरमैन था, मैं बार बार बोलता था भैया ये नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अब सब वो बंद हो गई। तो मेरा काम है आपको मैं अवगत कराऊं अनुभव से, और अनुरोध करूं कि आप शुरू कर दीजिए। ये बड़ा बड़ा पेपर बनना और पॉलिसी बनना और उस पर नाम बदलना, ये टाइम नहीं वेस्ट करे अपना, सीधा सीधा रेवेन्यू मॉडल पे चाहिए, 1 का 4 1 का 4 1 का 4। और अभी अभिषेक जी समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, शुभकामनाएं, सबको प्रणाम, नमस्ते। जी, धन्यवाद भाई कमलानंद जी। सचिन जी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। अभिषेक भाई नमस्कार। अभि नमस्कार। अभिनंदन। मेरा एक निवेदन था छोटा सा। हम्म। अ, हम हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा बौद्धिक हो जाते हैं, और बौद्धिक होने से थोड़ी सी तो काम करने की जो व्यवस्था है वो कम हो जाती है। फिर दिन भर तरह तरह की चीजें लगी रहती हैं। मेरा निवेदन था, क्या क्या हम इस विषय को, इस पॉलिसी को कॉलेजेस में डिस्कस कर सकते हैं? स्टार्टअप इंडिया टाइप का जो काम चल रहा था उसके साथ लेके इसको हम बड़े कॉलेजेस में जाके, बल्कि बड़े नहीं, टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाके इस पे डिस्कस कर सकते हैं, और इस पे हम एक बहुत जबरदस्त टीम बना सकते हैं। ऐसा मेरा विचार है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के वीसीज अपने परिचित हैं, आप लोगों के परिचित हैं, सबके परिचित हैं। उनसे चर्चा की जा सकती है, क्योंकि उनको भी रोजगार देना है। स्वदेशी वाले भी लगे हुए हैं, स्वावलंबी भारत अभियान भी लगा हुआ है। तो क्या इन सबको क्लब किया जा सकता है? ये एक विचार था। ये कमल भाई सब ज्यादा बेहतर समझेंगे उसका, आप भी बताएं। जी जी। देखिए, अभी पहले मैं सचिन जी के प्रश्न का उत्तर देता। ये सचिन जी, जो आप कह रहे हैं ना अभी, जो ये जो पॉलिसी ड्राफ्ट है, डॉक्यूमेंट है, ये जो हम पढ़ रहे थे, इसमें ये दिया हुआ था कि ये जो अभियान आंदोलन के तौर पर जो सरकार का योजना है, उसमें ये है कि स्कूल में कैरिकुलम के तौर पर इसको शामिल करना और इसका प्रचार प्रसार करना, ये सारी चीजें हैं। तो जो आप सोचते हैं वो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन अब ये किसके खर्चे पे किया जाएगा ये उसमें स्पष्ट नहीं है। तो अगर मेरा अपने खर्चे पे करना अगर अपने खर्चे पे करना है तो हाँ, बिल्कुल हम आज से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी में है, बिल्कुल है, खर्चे वो की, पॉलिसी मैंने डाली हुई है। आप उसको देख के पढ़ सकते हैं, विस्तार से पढ़ सकते हैं। अभिषेक भाई, खर्चा तो अपन लोगों के पास है नहीं बिल्कुल भी। मैं तो ये जरूर कहूँ कि जैसे आप वहां जहाँ रह रहे हैं, वहीं पास की यूनिवर्सिटी में एक बार वीसी साहब से चर्चा कर लो, या अगर ऐसा कोई बोले तो। क्योंकि टीम अब, अगर जैसा आप लोग विचार कर रहे हो, जैसा मैं सुन रहा हूँ, आज ही बहुत दिन बाद ज्वाइन किया कि टीम बनाओ, काम करो। तो अपनी टीम तो बनी हुई है, और लोग आते हैं और जाते हैं और कुछ होता है। तो विचार ये जी है जी। कि एनर्जेटिक लड़के जो हैं, जिनको रोजगार की जरूरत है, जो मिल जा रहे हैं या कुछ मिल जाए, वो हमारे टूल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिशा में सभी लोग, जैसा जिसको लगेगा वैसा वो करेगा। और यहाँ पर जैसे कानपुर में तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें शुरू कर दी हैं, ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। यहाँ पे एक अच्छी टीम बन गई है और धीरे धीरे हम लोग इसको विस्तार देंगे। तो जब हमें लगेगा कि हाँ, अब हमारी वो स्थिति आ गई है कि हम स्कूलों और कॉलेजों में जाके प्रेजेंट कर सकते हैं कानपुर और आसपास के जिलों में, तो वो भी शुरू हो जाएगा। समय लगता है हर चीज़ में। और हाँ, ये है इसमें ये जो पॉलिसी बनी है, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025, इसका हिस्सा है, सरकार ने भी रखा है। तो क्योंकि ये पेपर में है तो इसको
जो है इसको हवाला दे करके इन संस्थाओं को भी मनाया जा सकता है और उनके साथ ये कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है, क्योंकि रोजगार स्वावलंबन एक बहुत बड़ा विषय है। तो जी बिल्कुल किया जाएगा इस पे, सभी लोग मिलके जी। करेंगे। और एक बात है, जो विचार होता है, ये विचार, इसको अंग्रेजी में ब्रेन चाइल्ड भी बोलते हैं। तो ये जो बच्चा है, अब जिसका बच्चा है उसी को सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उसी को केयर करनी पड़ती है। तो इस विचार को बड़ा करना और उसको जमीन पे उतारना, उसको चलने लायक बनाना, उसको दौड़ने लायक बनाना, ये सब सभी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। तो उसको लेके ठीक। करेंगे तो ये जरूर उतरेगा। हाँ, गोपाल ये जी का मुझे जो जरूर प्रश्न है, गोपाल जी का मुझे जो जरूर प्रश्न है, पहले मैं गोपाल जी का प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। गोपाल जी ने तो बिल्कुल कार्यक्रम में आरटीआई डाल दी। तो गोपाल जी, ऐसा है कि हमारे जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल चल रही है, उसके लिए पेपर तैयार हो रहे हैं, मेंबर तैयार हो चुके हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन ट्रैक है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दो स्टेटों को लेकर अभी ये बनाई जा रही है, क्योंकि जो रूल है वो मल्टी स्टेट का है और उसमें भी दो स्टेट एक बार में आ, वो हो सकते हैं, फेडरेट हो सकते हैं, जोड़ के बनाई जा सकती है। तो अभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर ये बनाई जा रही है। फिर इसके बाद अन्य स्टेट को उसमें जोड़ा जाएगा, और तब तक जो सदस्य बन चुके हैं वो उसमें एसोसिएट मेंबर की तरह रहेंगे, और उनको सारे वो लाभ मिलेंगे जो कि एक आम सदस्य को मिलते हैं, वो सारे लाभ उनको मिलेंगे। और अन्य जगहों पर ये दो स्तरों पे काम हो रहा है। एक ये नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाकर हो रहा है, और दूसरा प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी बना के हो रहा है। तो अब इसमें जो हमारे वो साथी जो अन्य राज्यों के हैं या किसी भी राज्य के हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, उत्तर प्रदेश के हों, दिल्ली के हों, कहीं के भी हों, तो वो अपने अपने स्तर पर अपना एक समूह तैयार करके और उस समूह को ट्रेनिंग दे करके, और फिर उसके बाद वो अपने क्षेत्र में कोऑपरेटिव बना सकते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव। तो वो प्राइमरी कोऑपरेटिव बनाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं, उस राज्य का जो कानून, कोऑपरेटिव कानून जो बोलता है, उसके अनुसार उनको जाना होगा और उसके अनुसार उसको आगे बढ़ना होगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ दो स्तरों पे काम हो रहा है, एक प्राइमरी स्तर पर, और दूसरा जो है वो है नेशनल मल्टी स्टेट लेवल पे। तो मल्टी स्टेट पे गठन गठन की प्रक्रिया चल रही है। अभी 1920 को एक नागपुर में 2 दिन की बैठक है, जिसमें कि हम लोगों को जो एक प्रोविजनल एक टीम तैयार हो रही है, उसमें जिम्मेदारियां बटेंगी और वो टीम काम शुरू करेगी उसके आधार पर। तो ये कोऑपरेटिव का प्रोग्रेस है। बाकी रही बात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये विषय जो है, ये विषय बड़ा लंबा है। भाई कमलानंद जी ने जो बात रखी, आरटीआई जो जिसका विषय है उस विषय पे उसको आगे बढ़ना चाहिए, जो जिसका तरीका है वो तरीका उसको लेना चाहिए। तो आरटीआई डाल के अगर कुछ इससे महत्वपूर्ण जानकारी निकाली जा सकती है तो बिल्कुल निकाली जाए। अच्छी बात होगी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आएगी और चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी। और जहाँ तक मेंबर्स की बात है, तो मेंबर्स की सूचना जैसे ही ये वेबसाइट बनेगी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की, तो वहाँ पे डाल दी जाएगी। अभी एज सच लिस्ट तो मेरे पास भी नहीं है, और क्योंकि अभी कोई व्यवस्थित ऑफिस बना नहीं है और व्यवस्थित चीज़ें हुई नहीं है। अभी दिल्ली में जरूर है कि हाँ, दिल्ली में हम लोग जो हमारा एक ऑफिस है भारत गठबंधन का, तो उसमें नेशनल कोऑपरेटिव को भी थोड़ा सा एक स्पेस दिया गया है। इसके एवज में वो हमारे सदस्यता शुल्क भी दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। और इसी तरह का एक नागपुर में ऑफिस तैयार किया जा रहा है, क्योंकि नागपुर, अगर हम भारत का नक्शा उठा के देखते हैं तो एक तरह से भारत का जो केंद्र है उसके आसपास है। तो वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह मूव करना आसान है।
नागपुर से हम 14 घंटे में दिल्ली भी आ सकते हैं और 14 घंटे में चेन्नई भी जा सकते हैं। तो इसलिए नागपुर को केंद्र में रखते हुए वहाँ पर एक ऑफिस बनाया जा रहा है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए भी एक ऑफिस तैयार होगा, ये कानपुर या लखनऊ में बनेगा। और इस तरह से काम शुरू होगा। ऑफिस के लिए हम लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, कम से कम खर्चे में या जीरो खर्चे वाले ऑफिस बना के शुरू कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो वो हैं। और बाकी सभी लोगों से वो है कि जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा के साथी हैं और इस कोऑपरेटिव के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो वो अपने अपने जगह पर समूह बनाना शुरू करें। और उसके लिए जो भी ट्रेनिंग की जरूरत है, जो भी विचारों के आदान प्रदान की जरूरत है, वो हम लोगों के माध्यम से आपको मिल जाएगा और हम लोग मिल के काम करेंगे। और एक चीज और है, ये अलग कैसे? तो अलग ऐसा है कि आ, जो हमारा कोऑपरेटिव वाली जो सिस्टम है, वो कोऑपरेटिव वाला सिस्टम जैसे चलता है वैसे हम इसको नहीं चला रहे हैं, बिल्कुल अलग तरीके से। तो अभी उसके बारे में डिटेल से अलग कैसे है, उसके लिए हम एक सत्र ही रख देंगे, अलग ये कैसे। जी, और किसी को कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न? किसी साथी का और कोई प्रश्न है? मैं नाम ले लेता हूं। ये कोऑपरेटिव देश की 8 लाख कोऑपरेटिव से अलग कैसी होगी, इस पर एक सत्र हम पूरा रखेंगे आने वाले शनिवार को। उसमें बताएंगे कि ये अलग कैसे होगी, किस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये अलग हो, एक अलग इसकी पहचान हो, इसकी कार्यशैली अलग हो, कैसे ये दूसरों से अलग होगी। अब कोई भी साथी जो विषय है, आज का विषय है, उस पर कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल कर सकता है। और जुड़ने की प्रक्रिया या और कोई प्रक्रिया जानना चाहता है तो व्यक्तिगत तौर पे भी आ, मतलब मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, तो उस पे बात हो जाएगी। कोई भी साथी, मैं नाम लेता जा रहा हूँ। आ, अजय मोहट जी, अनिल कुमार जी, अशोक कुमार जी, सचिन अवस्थी जी, बलदेव जी, आ, दीपक जी, देवदत्त जी, गोपाल जी, आ, गुड्डू सिंह जी, विनोद सियाग जी, सुमेर सिंह जी, कोई भी साथी। क्योंकि वैसे समय हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग 5-7 मिनट और बात कर सकते हैं। अभिषेक जी, इसमें सुझाव मांगे गए हैं क्या पॉलिसी में? नहीं नहीं, कि ये पॉलिसी अगर ऑलरेडी वो कर दी गई है, 23 जनवरी पाँच को लागू कर दी गई है। 30 जनवरी को? हाँ, 23 जुलाई 2025 को। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ठीक है। ये मतलब इसकी कमेटी बनाई गई थी 2023 में। सुरेश प्रभु हाँ। इसके वो थे, चेयरमैन थे। और इन्होंने करीबन 64 मीटिंगें की और 4 कार्यशालाएं की। और उसके बाद इन्होंने जो इनके पास 650 के करीब रिकमेंडेशन आए थे, उसके आधार पे ये पूरी पॉलिसी बनाई है, जो उन्होंने लिखा है। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है। हाँ, ठीक ठीक। तो पॉलिसी तो शेयर कर दीजिए, मैं मैंने डाली है ना, देख जन अभियान ग्रुप में डाली है। बना दी। ठीक है ठीक हाँ, देख लीजिए, जन अभियान नेतृत्वशाला ग्रुप में पड़ी हुई है। और आप उसको देख सकते हैं, हिंदी में है। कोई और साथी? चलिए ठीक है, तो हमें लगता है समय हो चुका है। मैं आग्रह करूंगा हमारे ब्रिगेडियर साहब से कि वो 64 कार्यक्रम का मीटिंग समापन। आपने बोला अभिषेक जी, और 4 जी, क्या बोले?
क्या? ये बोले ना कि 6। सुरेश प्रभु मंत्री जो है हाँ हाँ 64 मीटिंग किया और हाँ। 650 अनुशंसा प्राप्त हुआ। 4 कार्यशालाएं की। ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ना, इसमें लिखा हुआ है, वही मैं पढ़ के हम्म, बोला हूँ। ठीक। 2023 में कमेटी बनी थी और 25 में इन्होंने ये बनाया है। 2 साल 2.5 साल में लगाया है। यही सब उसमें लिखा हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप पढ़ लीजिएगा, ग्रुप में डाला हुआ है, नेतृत्वशाला ग्रुप में। और किसी को ना मिल रहा हो तो मुझे व्हाट्सएप में लिख देना, तो मैं भेज दूंगा। हाँ। समय हो चुका है ब्रिगेडियर साहब, इसका समापन करते हैं। और ये कैसे हम अलग हैं, इस पर हम शनिवार को बात करेंगे, क्योंकि आज का विषय नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 थी, तो आज हम उसी पे सीमित रहते हैं। 25 बहुत शनिवार को हम लोग बात कर लेंगे कि कैसे हम अलग हैं, देश की 8 लाख अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटी से अलग बनने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर बात होगी। जी ब्रिगेडियर साहब, समापन करिए कार्यक्रम आप का। आज तो स्पेशली आपका ओवरऑल बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छी पॉलिसी के सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस कर लिए हैं और सबकी समझ में भी आए हैं। और हम इनमें से काफी विषय आप भी छांटने की कोशिश की हुई है, कल भी छांटे थे। तो हम इसमें से 4-5 विषय लेके और जरूर उत्तर प्रदेश का और उसका तो हम रजिस्टर करा लें महाराष्ट्र का, और इसके बाद फिर आगे भी हर एक स्टेट में बढ़ेंगे। काफी अच्छा डिस्कशन हो गया, काफी ज्ञानवर्धक था आपका। और जिन्होंने बीच में सलाह दी, गोपाल जी और कमलानंद जी और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा काम चलता ही रहना चाहिए। ये अलग क्यों है, ये है कि हम लोग अलग हैं। इस ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं वो, उनका केवल पैसा कमाना एम नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। ये कभी समाज के लिए सब लोग अलग से हैं, और उनका इसीलिए इसमें चांसेस हैं कि हम इसमें भ्रष्टाचार और उस तरह के चक्कर में नहीं फंस सकते। और हमें उसका ध्यान देना है। मेरा मेरा तो सजेशन इसमें ये है कि हमने किसान और जो गरीब हैं उनकी तरफ से मेन मेन 4-5 सब्जेक्ट पे स्पेशली उन सबका उत्थान हो, इस पर ज्यादा जोर देना है जो आज की जरूरत है। धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि।